सो हेलो एवरीवन, संजीत सिंह दिस साइड। रीनीट 2026 में 21 क्वेश्चन थे जो क्लास 11 से आए थे और 23 क्वेश्चन था जो क्लास 12 से आया था और एक क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाला था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स में हैं, वो एज इट इज़ नीट में उसी से डिराइव करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में वैल्यू वाइज है और नीट में पूछ लिया था वो वेरिएबल्स के टर्म्स में। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल वाला जो ग्राफ था वो वाला। उसी तरह से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि वो इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला जो क्वेश्चन था वो वाला, या फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिलिंड्रिकल क्यूब जिसको डाला था वाटर में, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो एज इट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रेजेंट है। और कितने क्वेश्चन थे जो कि पीवाईक्यू से डिराइव थे। एज इट इज़ पीवाईक्यू नहीं पूछा जाता है, पर वैसे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत सारे पूछे गए हैं, वही पूछा जाता है। और कितने क्वेश्चन थे जो कि जेईई मेंस में आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो क्लास करते हो, चाहे हमारे सर के करते हो या सलीम सर के या फिर किसी भी दूसरे टीचर के आप क्लास करते हो, उसके अलावा आपको फिजिक्स में अलग से क्या करना है, वो आपको विद प्रूफ पता चल जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि आपको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले क्या करना है, लाइक पीवाईक्यूज करने हैं, फिर एनसीईआरटी में क्या क्या सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज कितने साल के करने हैं, एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, और ऑल्सो जेईई मेंस के क्वेश्चन कैसे करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस पेज में आपको दिख रहा होगा कि क्लास 11th के किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था। जैसे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हैं, किसी किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी आया है। कुछ एक चैप्टर जैसे सॉलिड हो गया, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया रीनीट में, पर नीट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि क्लास 11 से आए हैं वो 21 है। और क्लास 12, तो क्लास 12 के आप देखोगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हैं, किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है, तो किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गया। कुछ एक चैप्टर जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया रीनीट में, पर नीट में इससे क्वेश्चन आया था मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। तो वो जो टॉपर्स लोग बोलते हैं ना कि ये वाला चैप्टर कवर कर लो, 10 चैप्टर से 120 मार्क्स स्कोर कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और किसी चैप्टर से हो सकता है किसी साल 2 क्वेश्चन आ जाए, किसी साल 3 चैप्टर क्वेश्चन आ जाए, किसी चैप्टर से नहीं भी आए, पर मोस्ट ऑफ द चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्लास 12 से आए थे वो 23 आए थे। तो उन टॉपर्स के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ना, आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 1, तो ये वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन था। इसमें जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm गिवन है और अब इसमें रीडिंग पूछी थी। तो सबसे पहले तो रीडिंग निकालने के लिए हमें लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। एमएसडी 1 mm दिया हुआ है और 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर लिख दिया। और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हमें इमेजिन करना पड़ेगा, जिसमें मेन स्केल डिवीजन जो होता है 9 होता है, वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है। एलसीएम 10 आ जाएगा, तो 10 - 9 इज 1, तो 1/10, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब करेक्ट रीडिंग पूछी है तो उसका फॉर्मूला होता है रीडिंग माइनस जीरो एरर, उसको साइन के साथ पुट करते हैं। चूंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस और फॉर्मूले का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब नेगेटिव जीरो एरर है, पता कैसे चला, तो वो लेफ्ट लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल जो है लेफ्ट में क्या है। तो ऐसा होता है ना कि वर्नियर स्केल जो होता है ना, और मेन स्केल होता है वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल हमेशा फिक्स होता है और वर्नियर स्केल जो होता है इधर उधर खिसकता है। तो वर्नियर स्केल को आप इसको याद करने के लिए आप ग्राफ इमेजिन कर सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर ग्राफ में राइट साइड ये गया है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और लेफ्ट साइड अगर गया है वर्नियर स्केल तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। जैसे ग्राफ में हम राइट साइड जाते तो प्लस लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड जाते तो माइनस लिखते हैं, उस तरह से। तो रीडिंग 1 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस जो टोटल डिवीजन है वो 10 गिवन है और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो 4 गिवन है। तो 10 - 4 इज 6 हो जाएगा और लीस्ट काउंट 0.01, तो 6 × 0.01 दैट इज 0.06, और प्लस 1 तो 1.06 सेंटीमीटर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हर एक ऑप्शन ही इसका गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस गया है। तो इस क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिलेगा। अब आप देखोगे तो नीट 2025 में और फिर नीट 2024 में भी सिमिलर क्वेश्चन आ रखा है वर्नियर कैलिपर से। तो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिससे हर साल नीट में जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्मा जो है वो इसमें स्टीफेंस कांस्टेंट है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बी जो है वो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो अब सिग्मा एस बी डिवाइडेड बाय केबी का डायमेंशन बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले स्टीफेंस लॉ लगाएंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी पे पावर 4। तो सिग्मा जो होगा एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर पे पावर 4 हो जाएगा। सिमिलरली व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा इज इक्वल टू बी बाय टी, बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, और एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केबीटी, केबी जो हो जाएगा एनर्जी बाय टी आ जाएगा। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले में सिग्मा बी बाय केबी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सिग्मा की जगह एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और इंटू टी पे पावर 4, और बी की जगह लैम्डा इंटू टी, और के बी की जगह एनर्जी बाय टी कर देंगे। अब देखोगे तो यहाँ एनर्जी से एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे ऊपर लैम्डा और नीचे एरिया है, तो ऊपर L-1 बन जाएगा, नीचे टाइम है तो T-1 हो जाएगा, और ऊपर टेम्परेचर का स्क्वायर है, नीचे टेम्परेचर पावर 4 है तो K-2 हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे नीट में बहुत बार आ चुके हैं। जैसे एक साइड आपको कुछ कांस्टेंट दे दिया और इधर डायमेंशन दे दिया, वो वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो पोजीशन का जो इक्वेशन बनता है वो टी स्क्वायर माइनस 6 टी प्लस 5 बनता है। अब टी इज इक्वल टू 0 पे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन
पता करेंगे तो इस क्वेश्चन में टाइम की जगह 0 पुट कर देंगे तो 5 मीटर आता है, यानी ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे था। अब ये क्वेश्चन है यूटर्न वाला है, तो यूटर्न कहाँ होगा उसको निकालने के लिए स्पीड निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ds बाई dt। तो वो अब डिफरेंशिएट करेंगे t² का 2t और माइनस 6t का 6 हो जाएगा, तो टाइम 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आया। तो हमें पोजीशन निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तो टाइम 3 अगर पुट करेंगे इस क्वेश्चन में तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 5, तो ये माइनस 4 मीटर आता है, यानी 0 में 5 मीटर पे था और ऑब्जेक्ट जो होता है 3 सेकंड में माइनस 4 मीटर पे चला गया, यानी 5 से 0 पे गया, फिर 0 से 4 पे गया, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 5 मीटर किया। अब 0 से 6 सेकंड तक हमें पूछा है, तो 6 सेकंड में पोजीशन ऑब्जेक्ट का हम पता करेंगे, तो 6 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 6 इंटू 6 36 प्लस 5, तो 5 मीटर आता है, यानी माइनस 4 से वापस 6 सेकंड पे वो प्लस 5 मीटर पे चला गया है, यानी फिर 9 मीटर ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 6 यानी 18 बाय 6 3 मीटर पर सेकंड। अब आप देखोगे तो सिमिलर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर वो एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल 2.1 में गिवन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जा रहा है, और आप इसका नेट जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होगा उसका टाइम के साथ ग्राफ बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, तो ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का नेट मोमेंटम जीरो होगा। सिमिलरली जब बी पॉइंट पे जाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो उसका भी नेट मोमेंटम जीरो होगा। तो इनिशियली मोमेंटम जीरो होना चाहिए, फाइनली भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए, जो कि एक ही ग्राफ में है, बाकी किसी ग्राफ में इनिशियली मोमेंटम जीरो नहीं है, तो बाकी सारे गलत है। अब किसी को अगर मैथमेटिकली बनाना हो तो मैं इसको बताता हूँ कि हमने वी वेलोसिटी लिया, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री, तो साइड वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट लेंगे, वी कॉस थीटा वी sin थीटा, दोनों तरफ वी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, नेट मोमेंटम 2m v cos थीटा बचेगा। अब इनिशियली आप देखोगे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा था, तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इनिशियली मोमेंटम जीरो होगा, जो कि एक ही ग्राफ में है, और फाइनली भी मोमेंटम जीरो होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जो होता है वो मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड वाला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी और एंगल पूछा जाता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू रूट r tan थीटा, और tan थीटा पूछा जाएगा तो v स्क्वायर बाय r से निकालना। v की वैल्यू tan इंटू tan करेंगे, r की जगह 50 और g की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो 1/5 आएगा, तो थीटा की tan 1/5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक चलता है, इसमें जो म्यू है वो वेरिएबल है, म्यू नॉट माइनस अल्फा x है। तो और एक चीज़ दिया है क्वेश्चन में कि म्यू काइनेटिक जो होता है एल लेंथ पे जीरो होता है, तो म्यू नॉट माइनस अल्फा एल इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो अल्फा की वैल्यू वहाँ से म्यू नॉट बाय एल आ जाएगी। आप पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बताओ, तो फोर्स वेरिएबल होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेट एफ डॉट डीएक्स आता है, तो फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एमजी होगा, इंटू डीएक्स हो जाएगा, एमजी कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, और म्यू की जगह म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स लिखेंगे इंटू डीएक्स। अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट mg, और कांस्टेंट है तो उसमें कांस्टेंट का डिफरेंस में सिर्फ x आ जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस mg अल्फा x, और x का डिफरेंस x स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे l और 0 पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू वहाँ से म्यू नॉट बाय एल पुट करेंगे, तो पहला म्यू नॉट mgl, दूसरा म्यू नॉट mgl बाय 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय 2 यानी म्यू नॉट mgl बाय 2, यानी n की वैल्यू वहाँ पे दी गई थी तो n की वैल्यू 1 बाय 2 हो जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन आप देखोगे तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल्स में दिया हुआ है, बस में वैल्यूज दी थी और इसमें हमें वेरिएबल के टर्म्स में पूछा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉलिड स्फीयर वाला, और आई ए इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है और आई बी दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। तो आई ए जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे बड़ा वाला स्फीयर के लिए, तो बड़ा वाला स्फीयर सॉलिड स्फीयर है तो 2 कैपिटल एन कैपिटल आर स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, और इस बी वाला का ना जो उसके खुद के वाले एक्सिस के जो होगा उसके लिए 2 स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाय 5 होगा, और ये जो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा बड़े वाले स्फीयर के एक्सिस के लिए, तो स्मॉल एम उसका मास और बड़े वाला का रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाला का रेडियस स्मॉल आर, और स्मॉल एम इंटू कैपिटल प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर उस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अगर आई बी हम निकालेंगे तो उसमें कैपिटल आई बी जब निकालने जाओगे तो उसमें जो उसका रेडियस होगा बड़े वाला स्फीयर का 2 कैपिटल आर स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, और उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा कि छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, तो बड़ा वाला का मास कैपिटल एम और जो डिस्टेंस होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो 2 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब इसको आई ए माइनस आई बी बोला है, तो सब जगह माइनस 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 आएगा, तो जो सेम वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैपिटल एम कैपिटल आर का स्क्वायर बाय 5 और 2 स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर बाय 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले में स्मॉल एम और नीचे वाले में कैपिटल एम बचेगा, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कॉमन होकर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताओ अबाउट ए एंड बी, और ए एल लेंथ पे है तो बी जो होगा वो 2 एल लेंथ पे होगा, पर इसका जो है ना ये रोटेट ही कर रहा है, सिर्फ ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। एल ए और एल बी का रेशियो पूछा है तो आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा होगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है जो किसी भी पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसका आई वो एम आर स्क्वायर बाय 2 ही आता है, तो सेम ही रहेगा, इसलिए 1 होगा आंसर। सिमिलर क्वेश्चन जो होगा एमवीआर वाला वो पूछा गया है 2007 में, आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशन से, इसमें क्या होता है स्केप स्पीड पूछा है, तो वी स्केप जो होता है रूट अंडर 2 जीएम बाय आर होता है, वी स्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट अंडर आर, आर के टर्म से पूछा है। वी 2 बाय वी1 पूछा है तो इज इक्वल टू रूट अंडर r1 बाय r2, देखो इनवर्स रिलेशन है तो 2 के सामने 1 आएगा, तो रूट अंडर r1 बाय r2, r1 तो एज इट इज लिख लेंगे, और r2 आप देखोगे क्वेश्चन में r2 जो है वो गिवन है r1 बाय 2, तो r2 की जगह हम r1 बाय 2 पुट कर देंगे, तो r1 कैंसिल होगा, रूट 2 आंसर आ जाएगा। अब स्केप स्पीड से ना बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, जैसे नीट 2024 में आपको दिखेगा स्केप स्पीड, नीट 2021 में आपको स्केप स्पीड से क्वेश्चन दिख जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है स्केप स्पीड वाला, या फिर नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, नीट 2025 में आप देखोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू वाला नीट 2025 में भी सेम फॉर्मूला लगाया कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, नीट 2019 में भी सेम फॉर्मूला है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वही पे क्वेश्चन है। और नाउ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जो क्वेश्चन है इसमें ना टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है 2/9 आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो। अब देखो सिग्मा और रो के टर्म्स में है, तो सिग्मा जो होता है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है, रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो हमें रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सिग्मा बाय रो के टर्म्स में आ जाए। हम रो को अंदर घुसाएंगे तो सिग्मा बाय रो तो ऐसे
बच जाएगा और वहाँ पे जो है ना रो बाय रो जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी का है और वी टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है वो होता है बराबर 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी इंटू सिग्मा माइनस रो और इंटू रो बाय रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब वी टर्मिनल में क्या करेंगे, हम एक रो को अंदर घुसाएंगे तो सिग्मा बाय रो हो जाएगा, रो बाय रो 1 आ जाएगा और एक रो वहीं पे बच जाएगा। अब ये जो रो है ना सिग्मा बाय रो, अब इससे आपको पता चल गया होगा वी टर्मिनल सिग्मा बाय रो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब बोला है क्वेश्चन में आप देखोगे तो सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 1 1 बहुत जगह पुट की है। अब सिग्मा बाय रो की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो जो वी टर्मिनल आएगा वो 0 आ जाएगा। तो जो कि जब सिग्मा बाय रो की वैल्यू 1 है तो टर्मिनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। नाउ जो ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आप देखोगे नीट 2022 में, और यही सेम इक्वेशन पे सवाल नीट 2019 में पूछा गया है, पर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। नाउ अब ये वाला जो क्वेश्चन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, इसमें क्या पूछा है कि आप चेंज इंक्रीज इन वॉल्यूम बताओ। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वी नॉट गामा डेल्टा टी, गामा की जगह 3 अल्फा लिख देंगे हम, और वी नॉट जो चूंकि स्फीयर है तो जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। आप देखोगे एक्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन आया है उससे। नाउ ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स वाला, इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें एफ जो है ना वो वाइब्रेशनल मोड दिया है ना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एफ वाइब्रेशनल मोड गिवन होता है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2f आता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल 3 + 3 प्लस जो वाइब्रेशनल है 2f यानी 6 + 2f हो जाएगा। और गामा का जो फॉर्मूला होता है वो cp/cv होता है इक्वल टू 1 + 2/f डैश होगा, तो m डैश की जगह पे 6 + 2f लिखेंगे। 1 + 2/6 + 2f इक्वल टू 8/7 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको जब यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो f की वैल्यू 4 आ जाती है। अब वाइब्रेशनल मोड करके आप देखोगे तो नीट 2024 में वाइब्रेशनल मोड करके पीवाईक्यू आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना एक साइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि हीट सप्लाइड क्या होगा वो बताओ। सबसे पहले जो कि साइक्लिक प्रोसेस है तो डी यू जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू तो 0 हो गया तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, यानी सिंपल इस ग्राफ से वर्क डन बनाओ। तो पीवी ग्राफ का एरिया जो होता है वर्क डन बताता है, तो यहाँ से हम 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और सब ऐसा यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं। सो 3 × 200 दैट इज 600 जूल, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अब देखो कि सिमिलर जो वर्क डन निकालने वाला पीवी ग्राफ से वर्क डन निकालने वाला फॉर्मूला जेईई मेन 2019, यानी भर के सवाल आते हैं जेईई मेंस में नीट 2024 में वर्क डन पीवी ग्राफ का वर्क डन वाला, तो फॉर्मूला बहुत सारा सवाल आता है। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है वही वाला पहले वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बोला कि एडिवेटिव एक्सपेंशन, कि किसी एडिवेटिव एक्सपेंशन हो रहा है ग्राफ का और उसमें वर्क डन बताओ। तो वर्क डन एडिवेटिव एक्सपेंशन में जो होता है उसका फॉर्मूला एन डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 - गामा। गामा की वैल्यू 5/3 क्वेश्चन में गिवन है, तो जो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 होगी, आर हो जाएगा। चीनी टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 50 - 60 होगा, तो इसलिए -10 आया। 1 - गामा 5/3 हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 - 5 इज -2, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 30/2 दैट इज 15 आर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 124.5 चला आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन गिवन है, इसका क्वेश्चन भी गिवन है तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मीन फ्री पाथ वाला, ये इसका जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है L = 1/√2 पाई एंड डायमीटर का स्क्वायर। इसमें जो होता है ना ये n होता है नंबर डेंसिटी और d होता है डायमीटर का स्क्वायर। उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि LA जो है वो हाफ LB है और डायमीटर ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ B। अब NA और NB में नंबर डेंसिटी में रिलेशन पूछा है तो NA/NB को डिवाइड कर दो, तो NA/NB जो होगा इज इक्वल टू LB/LA होगा। A के सामने LB आएगा, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो A के सामने B आएगा, और सिमिलरली इंटू DB/DA का होल स्क्वायर हो जाएगा। LB की जगह हमें 2 × LA लिख देंगे तो LA से LA कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। और सिमिलरली अब DB/DA की जगह हम DA को 2 × DB लिख देंगे तो DB से DB कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 आएगा, 2 से 4 कैंसिल 1/2, तो NA = NB/2, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अब ये सेम फार्मूला बहुत बार नीट में आ चुका है, मैं एक ही बार दिखा रहा हूँ क्योंकि उतना स्पेस नहीं है, तो नीट 2020 में आपको मिल जाएगा, 19 में मिल जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले मीन फ्री पाथ से आ चुका है नीट में अभी तक। नाउ कंसीडर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना V और S का ग्राफ बोला है सर्कुलर हो गया है। वैसे तो Vx का इक्वेशन का जो होता है आपने याद किया होगा, v² ओमेगा स्क्वायर प्लस x² a² इक्वल टू 1, ये होता है, ये एलिप्स होता है, पर इसकी कंडीशन होती है अगर ओमेगा की वैल्यू हम 1 अगर हो जाएगी तो ये सर्कल हो जाता है। जैसे मान लो इस इक्वेशन में अगर ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो v² प्लस x² इक्वल टू 1, a² कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो v² प्लस x² इक्वल टू a² लिख सकते हैं। और जब भी x² प्लस y² इक्वल टू r² होता है तो वो ग्राफ सर्कल का बनता है, यानी ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी तभी ऐसा सर्कुलर ग्राफ होगा। और k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 1 होगी तो k इक्वल टू m आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सिलेंड्रिकल
कॉर्क है यानी सिलिंड्रिकल कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है 2π√m/ρag होता है, वहाँ पे रो डेंसिटी होता है। डेंसिटी का और टाइम पीरियड का रिलेशन पूछ रहा है तो बाकी सबको इग्नोर करो और टी प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/ρ, रो ऊपर चला गया, टी स्क्वायर नीचे आ गया तो रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। √2/ρ1 पूछा है तो इज इक्वल टू t1/t2, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो 2 के सामने 1 होगा तो t1/t2 का होल स्क्वायर। पहला t है दूसरा 2t है तो t से t कैंसिल हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर तो 1/4 आंसर। और देखोगे आप तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ओसिलेशन चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 37 में आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है ना कि नंबर ऑफ नोट्स इन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। यहाँ पे 5th हार्मोनिक बोला है तो सीधा 5 नोट हो जाएगा, तो सिंपल है। अब नंबर ऑफ नोट्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप ऐसे डायग्राम से भी जा सकते हो, रेशियो से भी जा सकते हो, पर फॉर्मूला से मैं बताऊँ तो नंबर ऑफ ओवरटोन +1 होता है। अब नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की वैल्यू 9 दिया हुआ है, पर हमें नंबर ऑफ ओवरटोन चाहिए तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इक्वल टू 2n + 1 होता है फॉर्मूला, वेयर n इज नंबर ऑफ ओवरटोन। तो 9 इज इक्वल टू 2n + 1 और 1 इधर माइनस होगा तो 8 इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ओवरटोन की वैल्यू 4 आ गई तो नंबर ऑफ नोट जो होगा क्लोज ऑर्गन पाइप में नंबर ऑफ ओवरटोन यानी 4 + 1 यानी 5 हो गया। तो n और m दोनों की वैल्यू 5/5 आ जाएगी तो रेशियो 1 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर। ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप का रिलेशन, उसमें नंबर ऑफ नोट्स, ये फेवरेट टॉपिक है नीट का। ये इससे सवाल जी में नीट में भर के आते हैं। अब ये वाला नाउ क्लास 12 स्टार्ट होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सवाल है। इसमें क्या बोला है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज पेयर है जिसमें प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे 3r डिस्टेंस पे हमने माइनस क्यू को रख दिया रेस्ट पे। तो अब जब सरफेस पे जाएगा तो स्पीड क्या होगा वो बताओ। तो इसमें CUM ही लगेगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय 3r डिस्टेंस पे इक्वल टू यहाँ सरफेस पे कुछ स्पीड गेन कर लिया होगा तो हाफ mv² माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q सरफेस पे आ गया तो r हो जाएगा। ये वाला टर्म को अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस k कैपिटल Q 3r एलसीएम हो जाएगा। 3 - 1 इज 2। अब 2 k कैपिटल Q स्मॉल q बाय 3r है, ये 2 उधर उठ के जाएगा तो 4 हो जाएगा। k की जगह 1/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर होगा उसमें सिर्फ 1/3 आना चाहिए नीचे। v का रीअरेंज कर लोगे तो v इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल Q स्मॉल q बाय 3π/m r आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ऐसा सवाल आता है नीट में ग्रेविटेशन से भी, इलेक्ट्रोस्टैट से भी। अब ये वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये बी और सी पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है और ए पॉइंट कैविटी के इनसाइड है और ए अंदर में रखा है प्लस क्यू चार्ज को, तो इंडक्शन से माइनस क्यू इनर सर्फेस पे आएगा, प्लस क्यू बाहर वाले सर्फेस पे आएगा और ए पॉइंट जो कि कैविटी के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। तो या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 3 आंसर होगा। अब बी और सी इक्वल डिस्टेंस पे इंडक्शन होगा तो पहले अंदर वाला चार्ज प्लस क्यू है, इनर सर्फेस पे माइनस क्यू और आउटर सर्फेस पे प्लस क्यू। अब देखो जब भी आउटर पॉइंट होता है ना बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सारे चार्ज को आप सेंटर पे मान सकते हो आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो ये जो प्लस कैपिटल क्यू है सेंटर पे और जो इंडक्शन के कारण माइनस क्यू है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बी और सी दोनों पे 0 हो जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा और चूंकि इक्वल डिस्टेंस में है सेंटर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बी और सी का बराबर होगा। तो ऑप्शन 1 आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि एक यूनिट चार्ज को ना हम ए से बी पे ले जा रहे हैं, ए 2r है बी 3r डिस्टेंस पे, तो वर्क डन बताओ। तो वर्क डन इस केस में क्यू डेल्टा वी, क्यू की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 हो जाएगी, डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 3r वाला तो k3r माइनस k3/2r आ जाएगा। अब एलसीएम 3r हो जाएगा तो 2 - 3 हो जाएगा, -1 चूंकि 92 पूछा है तो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे Q और K को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रो के टर्म्स में आंसर है। तो रो जो होता है सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है Q बाय वॉल्यूम यानी 4/3πr3। तो Q की जगह रो इंटू 4/3πr3 लिख देंगे, K की जगह 1/4πε0 लिख देंगे इस इक्वेशन में। तो देखोगे आप 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बचेगा रो r³ और नीचे बचेगा 18 तो यहाँ पे n के टर्म से पूछा है तो n की वैल्यू 18 हो जाएगी। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन आपको नीट 2007 बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वर्क डन बताओ क्यों इंटरलेटा वाला नीट में जेईई मेंस में कई बार मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। मैं एक ही लगा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है उतना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो यू टोटल का फॉर्मूला हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू v² होता है। अब देखो नीचे में तो c है और ऊपर में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है cc वाला का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है cc अगर इक्वल है तो c/2 हो जाएगा और नीचे वाला प्लस c तो 3c/2 हो जाएगा। तो यू जो टोटल होगा वो हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट 3c/2 इंटू v² होगा। और p ये वाला जो p कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ सी v² होगा, हाफ कैपेसिटेंस तो सी है तो सी, और v जो होगा जो कि सीरीज में है तो v/2 में डिवाइड हो जाएगा तो हाफ सी और v²/4 होगा। अब u एट p और u एट टोटल का निकालेंगे तो हाफ सी v²/4 इंटू नीचे 3cv²/4 तो cv से cv² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल 1/6 आंसर होगा। अब सिमिलर क्वेश्चन आप देखो नीट 2007 में आ चुका है, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी वाला नीट 2026 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये वाला है, इसमें क्या दिया है कि 2 रेसिस्टर है, एक का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और दूसरे का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब बताओ एक में करंट जा रहा है IA और दूसरे में IB जा रहा है। अब बताओ कि IA और IB में क्या रिलेशन होगा। तो अब R इक्विवेलेंट अगर सीरीज में निकालोगे ना R1 + R2 को करके तो R0 × 1 + अल्फा डेल्टा टी और R0 × 1 - अल्फा डेल्टा टी। तो R0 कॉमन आ जाएगा और प्लस अल्फा डेल्टा टी और माइनस अल्फा डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2R0 सीरीज वाला में आंसर आया। तो यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है, अल्फा और डेल्टा टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इसका, तो इसलिए जो होगा IA कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 में से कोई एक आंसर होगा, IA कांस्टेंट होगा। अब IB का नहीं पता तो IB देखो ना, IB के लिए जो बी वाला सर्किट है उसमें पैरेलल में लगाया तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में R1 × R2 R1 + R2 R1 + R2 तो कांस्टेंट आ रहा है, पर R1 × R2 मल्टीप्लाई में है तो इसमें अल्फा डेल्टा टी बच जाएगा, यानी पैरेलल वाला में ना चेंज आएगा, कुछ वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की तो करंट चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो IB कांस्टेंट नहीं होगा तो इसलिए बी ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है कि IB कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो IA कांस्टेंट होगा और IB की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी टेम्परेचर चेंज करने से। अब देखोगे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का ग्राफ
से या टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेसिस्टिविटी से बहुत बार नीट में पीवाई क्यों आया। ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंस से अभी तक बहुत बार नीट में सवाल आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीट 2020 वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आए हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये वाला क्वेश्चन, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ए वायर है जो कि नीचे है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, बी वायर में 2 आई करंट फ्लो, उसको एच हाइट ऊपर रखा है। बोला है कि जो सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा और उसको पुल करेगा। बोला कि वो ऊपर ना जाए इसलिए एच हाइट बताओ। तो सबसे पहले इस में मैग्नेटिक फोर्स एमजी के बराबर करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। फोर्स पर लेंथ वाला फॉर्मूला ऑफ बाय 2 आई बाय डी होता है। तो फोर्स जो यहाँ से आएगा तो यहाँ से 2 से 4 पाई 2 पाई बच जाएगा और वे 2 I1 I2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्स आया यहाँ पे म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय पाई एच आया, उसको एम जी के बराबर कर देंगे तो एम जी नीचे आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा तो एच इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय पाई एम जी होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि लेमडा जो है मास पर यूनिट लेंथ है तो एम बाय एल की जगह लेमडा लिखेंगे तो म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई लेमडा जी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। और एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 22 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना, आपको मिल जाएगा, खुल के देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान आता था नीट में, पर इस बार क्या बोला है कि जैसे स्ट्रेट वायर है उसके कारण जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होगा, बाकी जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और इसमें ना करंट डायरेक्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी का जो रेजिस्टेंस है वो हाफ है ए डी सी का। तो मान लो कि इधर वाला जो है ना इसको मैं 1 और 2 ले लेता हूँ। तो इधर वाला का जो सेकंड वाला साइड है उसका रेजिस्टेंस अगर मैंने 2R माना है तो जो फर्स्ट वाला साइड है उसका रेजिस्टेंस R हो जाएगा। अब करंट जो होता है, जैसे मान लो कि अगर 1 में करंट निकालना है और हमें आई नॉट गिवन होता है तो उसके लिए जो करंट का फॉर्मूला होता है वो उसमें क्या होता है कि सामने वाला जो भी रेजिस्टेंस है ना उसको जैसे इस वायर में निकालना है तो उसके सामने वाला जैसे I1 निकालना है तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस इनटू I नॉट अगर हमें गिवन हो। जैसे मैं इसको 1 के लिए पुट करूँ, जैसे 1 वाला साइड में निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस 2R डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस R3R इनटू I नॉट, तो ये 2 I नॉट बाय 3 इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, करंट आ जाएगा। सिमिलरली I2 के लिए लगाऊँ तो सामने वाला रेजिस्टेंस R टोटल 3R इनटू I नॉट, तो R से R कैंसिल I नॉट बाय 3 आंसर आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इनटू थीटा। अब इसको पुट करके देखेंगे तो V1 म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसमें करंट होगा 2 I नॉट बाय 3 इनटू 1 बाय R, और जो कि सेमी सर्कुलर है तो पाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I ऊपर होगा नीचे हो जाएगा 12R। सिमिलरली V2 अगर निकालोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I नॉट बाय 3 इंटू 1 बाय R इंटू पाई आएगा। और अगर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और V2 की वैल्यू म्यू नॉट I बाय 12R आ जाएगी। अब ध्यान से अगर आप देखो तो एक साइड में ना जो करंट है वो क्लॉकवाइज बह रहा है और दूसरे साइड में एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। देखो आप यहाँ पे ये इधर वाला है एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाला क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्लॉकवाइज होता है तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमसे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन V1 माइनस V2। अब ध्यान से देखो तो 2 म्यू नॉट I बाय 12R माइनस 1 म्यू नॉट I बाय 12R, यानी 2 माइनस 1 इज 1, तो म्यू नॉट I बाय 12R, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप स्ट्रेट वायर तो बहुत बार पूछा था, पर इसमें थोड़ा सा करंट वाला एलिमेंट ऐड किया है। आप देख सकते हो ये वाला नीट 2023 वाला क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, बट इस बार थोड़ा सा करंट भी आपको खुद से कैलकुलेट करना था, बस इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं किया होगा तो आप इसको नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले फाई निकालना होगा बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन दे दिया, एरिया में ए नॉट क्वेश्चन है तो बाहर ईएमएफ निकालने के लिए ईएमएफ इक्वल टू 5/dt होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ए नॉट एरिया क्वेश्चन है तो ए नॉट बाहर, और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है कॉन्स्टेंट का, और बाकी साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस टी होगा, तो ईएमएफ हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू कॉस टी, क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। और पावर जो होता है वी स्क्वायर बाय आर होता है तो ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय आर को पावर प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर टी वाला पावर और टाइम का जो ग्राफ होगा कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो फ्लक्स और टाइम देखिए नीट में बहुत बार सवाल आया है, 22 में 23 में बहुत बार आया है जेईई मेंस में। बाकी ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा पावर दे दिया था तो इस कारण से आपको पहली बार में क्लिक नहीं किया गया होगा ये वाला चीज़। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपने सोच लिया ना कि ऐसे करना है तो सॉल्व करना फिर बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ना ये वाला जो है इसमें पूछा था कि सेल्फ इंडक्टेंस बताओ सॉलिनॉइड का, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है म्यू टर्न स्क्वायर इनटू एल, और ए मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन तो पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा इनटू एल, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, नोट्स में टीचर सारे लोग पढ़ाते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी था। अब ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर से सवाल था, इसमें ना ए और बी पॉइंट के बीच पूछा है ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, पी वाले कॉम्बिनेशन और इधर क्यू वाला कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ। जैसे मान लो पी वाला में तो सीरीज में तो करंट सेम आई ही जाएगा, सेकंड वाला जो है वो उसमें दो इंडक्टर को ऐसे इंडक्टर रेसिस्टर की तरह होता है, तो दो आइडेंटिकल इंडक्टर को ये करा तो करंट इक्वली डिवाइड होगा तो बाय 2 आई बाय 2 हो जाएगा। तो ईएमएफ अगर हम पी का निकालेंगे तो सिंपल एल डी आई बाय डी टी हो जाएगा क्योंकि करंट 1 है, और ईएमएफ अगर क्यू में देखेंगे तो करंट आधा हो गया तो हाफ इंटू एल इंटू डी आई बाई डी टी आ जाएगा। अब ई एम एफ पी और क्यू का रेशियो पूछा है तो पहला वाला 1 दूसरा वाला 1 और नीचे 1 डिवाइड बाय 1/2 तो 2 पर चला जाएगा, तो 2:1 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर से तो बहुत बार नीट और जेईई में सवाल आया है, बट ये वाला थोड़ा करंट वाला कैलकुलेट करने वाला था तो थोड़ा डिफिकल्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सीरीज एलसीआर वाला सर्किट वाला, इसमें देखो वहाँ पे एल सी और आर गिवन है, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कैसा सर्किट है, उसके लिए एक्सएल अलग से निकालना पड़ेगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻³ क्वेश्चन में गिवन है, और एल जो है वो भी 10 मिली दिया है, 10 × 10⁻³ प्लस 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 20 ओम आ जाएगा यहाँ पे। अब सिमिलरली अगर हम एक्स से निकालेंगे तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2 × 10⁻³ गिवन है, और सी जो है उसकी वैल्यू 25 माइक्रोफैराड गिवन है, तो 2 × 10⁻³ 25 माइक्रो × 10⁻6 10⁻+3 और 10⁻³ कट जाएगा, और फिर बचेगा नीचे -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और नीचे 25 × 250 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 120 ओम
5 से अगर 100 को आप कट करोगे तो इससे आपका एक्सी निकल के आएगा 20 ओम। अब देखो एक्सएल और एक्सी जब भी बराबर हो जाता है तो वो सीरीज एलसीआर वाला सर्किट वाला केस हो जाता है और उसमें जो नेट इंपीडेंस होता है वो आर के बराबर होता है। बाकी इसको इंपीडेंस ट्रायंगल से भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक्सएल ऊपर है 20 ओम, नीचे एक्सी नीचे 20 ओम है, और तो एक्सएल एक्सी ऊपर 20 ओम नीचे 20 ओम, फेजर डायग्राम 20 ऊपर कैंसिल हो जाएगा और जो नेट इंपीडेंस बचेगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में 100 ओम, तो 100 ओम के बराबर आ जाएगा। अब हमसे पीक करंट पूछा है तो पीक करंट आई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड होता है और यहाँ पे जेड की वैल्यू आर है तो वी नॉट बाय आर हो जाएगा। और वी नॉट की वैल्यू जैसे इक्वेशन में गिवन होता है ना, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी पीक ईएमएफ ही गिवन होता है, तो वी नॉट की वैल्यू 220 वोल्ट है और आर की वैल्यू 100 ओम है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 10 यानी 2.2 एम्पियर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। अब देखोगे ना तो सीरीज एलसीआर सर्किट से बहुत सारे पीवाईक्यूज नीट में आ चुके हैं। इससे पहले भी जो नीट 2026 हुआ था उसमें भी आपका रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो इससे सवाल आता है और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि इनॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन दिया है, फिर सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपने पढ़ा होगा सी इक्वल टू इनॉट बाय बी नॉट, तो बी नॉट इक्वल टू इनॉट बाय सी हो जाएगा, इनॉट बाय वी बोलो ये हो जाएगा, तो ये वाला पहला ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड अपन स्पीड कैसे हो सकता है, तो ये गलत है, डायमेंशनली रॉन्ग, तो यहाँ से ये आंसर हो गया। फिर अब अगर आप स्पीड निकालने जाओगे सी बाय रूट म्यू आर फलाना, म्यू आर गिवन नहीं है तो 1 लेट करना पड़ेगा, ई आर गिवन है 9 तो रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल 10 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्लस जेड में जा रहा है क्या, तो जो यहाँ है ना इक्वेशन में ये वाला जो अंदर में जो लिखा जाता है साइन ओमेगा टी के एक्स प्लस वन, जो यहाँ के साथ होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताता है, तो जेड हो जाएगा। अब प्लस और माइनस के लिए क्या करेंगे, के एक्स और ओमेगा टी का ग्राफ अगर अपोजिट है यानी एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस, तो अगर अपोजिट आता है के एक्स और ओमेगा टी का ग्राफ यानी एक प्लस दूसरा माइनस में, जैसे कि इसमें है तो प्लस जेड में होगा, और वही अगर दोनों का सेम साइन हो, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस हो तो वो नेगेटिव एक्स में जाएगा यानी नेगेटिव जेड में यहाँ पे जाएगा। तो अगर हम यहाँ से स्पीड हमने निकाला था दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, हम अब लैम्डा निकालेंगे तो के की जगह ओमेगा बाय 10 8 हो जाएगा और के की जगह 2 पाई लैम्डा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 100 मीटर आएगा, तो ऑप्शन 1 भी आंसर गलत है, तो 1 और 2 दोनों ही आंसर होगा इसका। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसका एप्लीकेशन, तो इसमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चक्कर में यूजेस वगैरह में ये वाला गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये वाला टेबल आपको याद करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वेवलेंथ का रेंज से मैच द फॉलोइंग आता है, प्रोडक्शन से मैच द फॉलोइंग आता है, और रिडक्शन से अभी तक तो नहीं आया पर उससे भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है, सीरीज में आपने बनाया होगा ये वाला। बाकी जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसमें देखो रेडियो वेव में लिखा हुआ है आपका AM and FM, तो जो रेडियो वेव होगा उसमें AM और FM कम्युनिकेशन वहाँ से मैच हो जाएगा। फिर गामा रेज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है इसलिए कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर माइक्रोवेव जो होता है, माइक्रोवेव ओवन आता है वार्म करने के लिए फूड को इस्तेमाल करते हैं। NCERT में ना ऐसे रेडियो वेव माइक्रोवेव ऐसे करके यूजेस दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना उसे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 2 मीडियम है, एक पहला मीडियम P है, दूसरा मीडियम Q है, इसमें तीसरा मीडियम R है, और Q मीडियम के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और ऊपर से देखने पे P मीडियम से H1 हाइट पे दिख रहा है और R मीडियम से नीचे से देखने पे R2 हाइट पे दिख रहा है। तो आप बताओ अपरेंट H1 माइनस H2 का डिफरेंस बताओ, तो H हाइट अपरेंट अपन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है इज इक्वल टू H रियल जो उसका हाइट होगा अपन म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला 2 बार लगाना है। जैसे मान लो इसमें H1 होगा और वो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये बीच में रखा है तो 5 2.5 उसका डेप्थ हो जाएगा, रियल डेप्थ 2.5 डिवाइड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो जाएगा, तो यहाँ से H1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगर H2 की बात करें तो नीचे वाला मीडियम में से जो दिखने पे H2 दिख रहा था तो H2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ऑब्जेक्ट का मीडियम का 1.25, तो यहाँ से H2 आ जाता है 2.5 इंटू 1.25 इंटू 1.5, और H1 H2 में देखोगे ना तो 2.5 इंटू 1.25 कॉमन है तो कॉमन निकल जाएगा, और 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 1.25, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट 2 उड़ा जाएंगे, दो डिजिट है बाद में, और 25 इंटू 5 125 और नीचे 125, तो आंसर 1 होगा। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिल जाएगा, नीट में एक बार फॉर्मूला लगाने वाला सवाल आ चुका है अभी पहले, बाकी जेईई मेंस में 2 बार लगाने वाला भी फॉर्मूला आ चुका है, जेईई एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला सवाल, इसमें क्या होता है कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर कन्वेक्स वाला और ऑब्जर्वेशन -30 सेंटीमीटर, तो हम लेंस फार्मूला 1/(f=1/b - 1/u लगाएंगे, उसको रीअरेंज कर लेते हैं तो v = u/u + f हो जाता है। u की वैल्यू -30 इंटू f की वैल्यू +10 डिवाइड बाय -30 + 10 हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 13 तो 15 सेंटीमीटर, तो जो पहला लेंस है +15 सेंटीमीटर में इमेज बनाएगा, और चूंकि कॉन्केव लेंस 3 सेंटीमीटर आगे है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और उसका फोकल -10 सेंटीमीटर गिवन है। सेम फार्मूला वापस लगाएंगे u/u - f, तो 12 इंटू -10 डिवाइड बाय 2, और 12 2 से 6 टाइम्स तो -60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ कॉन्केव लेंस फाइनल इमेज बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस वाला कॉम्बिनेशन का सवाल 2021 में आया है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बहुत बार नीट में सवाल आ चुका है, और ये वाला इनफैक्ट जेईई एडवांस्ड 2022 का क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन का एक पार्ट है ये। बाकी मैंने नहीं लेके आया हूँ जेईई एडवांस वाला क्लिप्स, क्योंकि आपको वो खुद से नहीं करना है, वो जो जितने टीचर्स करा देंगे उतने ही रेलेवेंट वाले हैं वही आपको करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें बोला है कि पावर जो है ना वो टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, और पावर जो होता है उसका फॉर्मूला n इंटू एनर्जी बाय टाइम होता है, बाय n इज नंबर ऑफ फोटोन। अब देखो क्या सोर्स अगर सेम है तो एनर्जी सेम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होता है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम होगा, और पोटेंशियल जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल v वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होता है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी ऑप्शन 3 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। अब पावर जो होता है टाइम के साथ लिनियरली डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, और नंबर ऑफ फोटोन कमेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो करंट डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन से बहुत बार सवाल आ चुका है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, नहीं 2025 में ही सवाल आया था, बहुत सारा सवाल आपको इससे मिल जाएगा। मैं एक ही क्लिप लाया हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसलिए। बाकी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने किया था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको।
अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। इसमें सबसे पहले बोला है कि 3 फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स हैं 1, 2, 3। उसका जो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल V1, V2, V3 है। और हमने क्या किया, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट कराया है। देखो एनर्जी जो होता है वो hc बाय लैम्डा होता है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा आता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी जो लाइट का है वो ज़्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए और वेवलेंथ कम होना चाहिए। यानी लैम्डा जिसमें कम होगा उसी में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझ आया? एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए और लैम्डा कम होगा, तो लैम्डा जिसमें कम होगा उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब पहले किसकी बात करें तो उसमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा जो है वो बड़ा है लैम्डा 1 से, तो इसका मतलब है लैम्डा बड़ा हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, तो उसमें पहला केस में फोटोइलेक्ट्रिक नहीं होगा, तो V1 0 होगा। पहला केस पे या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 4 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड और थर्ड वाले केस में लैम्डा कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो लैम्डा सेकंड केस में और थर्ड केस में तो लैम्डा बहुत ही ज़्यादा कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और टाइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा उसको मिलेंगी, तो उसका जो ये है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होगा थर्ड वाला केस में, तो V3 इज ग्रेटर देन V2, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। तो इस इक्वेशन पे तो बहुत बार सवाल आया है, पर इस बार पहली बार ऐसा नीट में सवाल आया है। इतना कंसेप्चुअल बना के लैंग्वेज वाइज बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, इसको डिकोड कर पाना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना आपको 2 चीज़ें निकालनी है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना है। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो फॉर्मूला लगेगा वो रूट अंडर और 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगेगा और मोमेंटम ऑफ फोटोन पे जो फार्मूला लगेगा वो एनर्जी बाय c लगेगा। तो इस तरह से आप अगर सॉल्व करोगे इस इनकी वैल्यूज़ गिवन है, एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप पुट करोगे क्वेश्चन में, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा। अब सिमिलर क्वेश्चन नीट 2025 में वेवलेंथ के लिए आया हुआ है। जेईई मेंस में डायरेक्टली मोमेंटम वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी नीट में तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। क्वेश्चन ये वाला है, इसमें क्या हुआ है, स्पीड दिया हुआ है रूट 25 इंटू 10⁵, तो उसको रूट 25 का 5 इंटू 10⁵ अगर इसको कन्वर्ट करें 10⁶ में तो 0.5 10⁶ होगा। हमें क्या याद होता है 2.18 10⁶ इंटू Z। अब देखो Z चूंकि हाइड्रोजन वाला एटम बोला है तो Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। अब 2.18 से 0.5 कब आएगा, जब n की वैल्यू 4 होगी तो 0.5 मेरे लिए होगा, n की वैल्यू हमें यहाँ से 4 निकल गई। अब रेडियस जो होता है वो 0.529 इंटू n² अपॉन Z टर्म होता है। n की वैल्यू 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 0.5 अगर हम करेंगे तो नियरली 8 होगा और इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब यहाँ देखोगे ना क्वेश्चन में 10⁻⁹ मीटर के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो इसको 0.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर ले सकते हैं, तो जो ये x की वैल्यू होगी वो 0.8 यानी नियरली 1 होगा, तो ये वाला आंसर। अब नीट 2025 में आप वेलोसिटी और रेडियस का ग्राफ आया है, तो इस चैप्टर से रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी इन तीनों से क्वेश्चन आता ही है। नीट में हो केमिस्ट्री में चाहे पूछ ले, फिजिक्स में पूछ ले, इससे सवाल आता ही है। अब ये वाला जो आइटम का क्वेश्चन है इसमें बोला है कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स और स्कैटरिंग एंगल का ग्राफ। तो ये एज इट इज एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ गिवन है। कुछ बच्चे इसका एक्सपेरिमेंट का नाम देख कर डर गए होंगे, बाकी ये ग्राफ बहुत आसान होता है। तो देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड जाता है, तो जो 0 डिग्री का जो एंगल होगा वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें, और जो 180 डिग्री वाला एंगल होगा उसमें बहुत कम पार्टिकल, 1 2 1 इन 20,000 होता है, तो बहुत कम पार्टिकल होंगे जो कि 180 डिग्री से घूमते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ऑप्शन नंबर 2 वाला वो करेक्ट है, बाकी सारे ग्राफ इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है इसको। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, तो उसके लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक तो मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट, इस बार मास के टर्म से पूछा था, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू c स्क्वायर, मास ऑफ रिएक्टेंट 2.38 इंटू 0.50 माइनस 2.3 प्रोडक्ट का मास माइनस 2.34 माइनस 234.043 माइनस 4.003। देखो 43 और 3 करेंगे तो 46 हो जाएगा और 0.50 से 0.46 को घटाएंगे तो 0.04 आ जाएगा इंटू 931.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 37.26 आएगा। ऐसे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, पर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू देख के आप ऑप्शन नंबर 4 टिक कर सकते हो। अब सिमिलर क्वेश्चन आप देखोगे तो ARPT 2014 में आपको मिल जाएगा। और जेईई मेंस में तो लगभग हर साल न्यूक्लियर चैप्टर चूंकि अब रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है तो उससे हर साल इस ये वाले की वैल्यू से क्वेश्चन आता ही है। अब देखो ये सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि 3 डायोड है D1 D2 D3, उसका डिप्लेशन लेयर W1 W3 है, आप बताओ क्या है। तो इसमें पहली बार में शायद आपको क्लिक ना करा हो ये क्वेश्चन, पर ये पहला वाला आप देखोगे तो बैटरी को देखिए तो पहला वाला फॉरवर्ड बायस है, दूसरा वाला तार टूटा है तो नो बायसिंग, तीसरा वाला रिवर्स बायस है। अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि करंट ज़्यादा होता है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि विदाउट डिप्लेशन लेयर वो कम होता है, तो W1 सबसे कम हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर पोटेंशियल वो सब भी कम हो जाएगा। नो बायसिंग में बीच वाला W2 बीच वाला हो जाएगा। और जो रिवर्स बायस होगा उसमें क्या होता है कि करंट डिक्रीज करता है और बाकी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, बाकी चीज़ें मतलब विदाउट डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो जाता है, तो W3 सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बाकी जब रिवर्स बायस होता है तो बैरियर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी चीज़ें डिक्रीज हो जाती है। तो नीट में 2026 में देखोगे या फिर 25 में भी देखोगे तो करंट फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करके करंट बहुत बार पूछा है, बट विदाउट डिप्लेशन अच्छा सवाल पूछा था इस बार। अब ये जो क्वेश्चन है जेनरल डायोड वाला बहुत आसान सवाल है, माइनस देके साइन देके कंफ्यूज किया है, बस इतना है कि 5 वोल्ट का बैटरी लगाया और जेनरल डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, यानी 3 वोल्ट जो भी डायोड होता है ना, कोई सा भी डायोड, वो उसका जितना वोल्टेज होता है ना ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना वो खाता है, मतलब 5 वोल्ट में से 3 वोल्ट खा गया, बाकी ए और बी के जब बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो 2 वोल्ट का बचेगा। अब देखो कोई सिमिलर क्वेश्चन आपको नीट 2015 में दिख जाएगा। इसमें क्या बोला था कि डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.5 वोल्ट है, मतलब ये डायोड जो 3.5 में से 0.5 खुद खा जाएगा, बाकी 3 वोल्ट इसको देगा, तो इससे करंट निकालो। तो ये इसमें थोड़ा और भी एक और कंसेप्ट यूज़ हो रहा था, बाकी ये इतना इसका आधा पार्ट ही इस बार नीट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से जो आया था कि इंडेक्स करेक्शन किसमें यूज़ करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग द ऑप्टिकल बीच। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 12 का क्वेश्चन है। इससे पहले एक्सपेरिमेंट से नीट में सवाल नहीं आया था, पहली बार एक्सपेरिमेंट से इस बार सवाल आया है, तो आपको अब एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा।
सो आपने देखा कि किस चैप्टर से कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। अभी मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा, उसको आपको प्रायोरिटी वाइज़ करना है। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 50 टू 60% क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, जिनका थियरी यानी कॉन्सेप्ट या फ़ॉर्मूला पहले ही नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, पर उन्हीं कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड क्वेश्चन नीट में 50 टू 60% आते हैं। तो पीवाईक्यूज़ तो मस्ट डू है, आपको करना ही है। तो कितने साल के करने हैं, तो 20 टू 25 ईयर्स के कर सकते हो। अगर किसी को ज़्यादा करना है, तो वो सारे पीवाईक्यूज़ कर सकते हो। नाउ एनसीईआरटी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो कि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसी से वेरिएबल के टर्म्स में इस बार नीट में पूछ लिया। ऐसे हर साल ही होता है कि एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जांपल है, अब एक्सरसाइज से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल कर लेना है, क्योंकि उससे मैंने अभी भी आपको क्वेश्चन दिखा दिया। और बाकी नीट में बैक एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि जो नीट 2026 हुआ था, उसमें एक जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वेव ऑप्टिक्स वाला सवाल था, वो एज इट इज़ क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, तो उसको भी आपको कर लेना है। उसके बाद नाउ एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, तो अगर आपको टाइम मिलता है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ना, क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल सवाल अभी तक आए हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स से ही मोस्टली आते हैं। और भी ज़्यादा अगर टाइम है आपके पास, तो आप एनसीईआरटी का सबसे पहले पंच टू पॉइंटर पढ़ लेना, और जो एनसीईआरटी में बॉन्ड लेटर में जो चीज़ें लिखी है ना, वो पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो ये सारी चीज़ें आप सारे चैप्टर्स के कर लेना, आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी। और कोई पूरा पढ़ना चाहता है, तो आप पढ़ सकते हो ना एनसीईआरटी के एग्जाम पे। तो अभी आपने देखा कि टाइम पीरियड वाला जो सवाल था, टू पायरोटन मैम बायरो एजी वाला सवाल, या फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी वाला सवाल, वो वाला क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से आया है। और इससे पहले भी आप जो नीट 2026 हुआ था, उसमें भी 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस दिया हुआ था, और उसमें एक्सेलरेशन पूछा था। वो वाला क्वेश्चन एज इट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था, तो उससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में एज इट इज़। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारा बना लेना है। नाउ जेईई मेंस के क्वेश्चन, तो आप जिस टीचर से भी क्लास करते हो, वो इस साल से तो कराएंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी का जो ये नीट का पेपर है, वो ज़्यादा लेवल अप हो गया है। तो जेईई मेंस के जो रेलेवेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन होता है, वो सब नीट के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, वो आपको टीचर क्लास में करा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप लास्ट 2 ईयर्स के 2026 और 2025 के कर लेना। और भी ज़्यादा टाइम है, तो 24, 23, 120 ऐसे करके आप कर सकते हो। नाउ अगर किसी को डिटेल में जानना हो कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कि वीडियो पॉज़ करके कैसे-कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है। आप उसको लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। ऑल्सो अगर किसी को केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी जानना हो, तो उसके लिए जो प्लेलिस्ट है, और गेटिंग 2.2 मैंने कैसे फॉलो किया था, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वो आपको राइट साइड में मिलेगा। आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ उसी वीडियो में।